नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय सामाजिक को पढ़ाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखते हैं दोस्तों, सामाजिक के 2 वीडियो हम बना चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और आपकी परीक्षा 15 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकती है, तो कोशिश यह करें कि मार्च तक अपना लगभग सिलेबस कंप्लीट कर लें। और 6 विषय हम कंप्लीट करा चुके हैं, उनको आप रिवाइज करते रहें साथ ही साथ। और 2 विषय, एक सामाजिक और कंप्यूटर, इनको भी हम मार्च तक कंप्लीट करा देंगे। देखते हैं दोस्तों, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। तो एक प्रश्न इससे यही पूछा जाता है कि जो वैदिक काल है कितने से कितने के बीच में है। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका काल है, वैदिक काल। या प्रश्न वैदिक साहित्य या वैदिक सभ्यता से पूछा जाए तब भी आप यही लिखेंगे, यही है। देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। इनसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बीच बीच में हम बताते रहेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है या उस काल से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीति व्यवस्था, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। वेदों से हमें क्या मिलता है? जो आर्य थे उनकी राजनीति व्यवस्था, धर्म, कला की जानकारी मिलती है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। जो आर्य है, जो आर्य शब्द है, उसका अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। प्राय यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित किया है। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है कि जो आपके वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से हैं? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को मानते हैं, और उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। मैक्स मूलन ने बताया कि आर्य भारत के मध्य एशिया यानी ईरान से आए थे, और भारत में सर्वप्रथम, भारत में कहाँ पर? पंजाब, भारत में पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे। भारत में तो पंजाब में, और अफगानिस्तान यानी पहले भारत और अफगानिस्तान में बसे, और भारत में भी पंजाब में बसे। आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी, और यह ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये प्रश्न आपका बनता है कि यह कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी, हड़प्पा नगरी सभ्यता, और वैदिक कालीन सभ्यता आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। इनके प्रशासन के बारे में देखते हैं। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया था: जन, विश्व, ग्राम, कुल और राष्ट्र। प्रशासन के प्रमुख, या फिर हम कह सकते हैं प्रशासन के जो मुखिया थे, उनको क्या कहा जाता था? यानी जो जन थे उनका मुखिया राजा। विश्व का मुखिया कौन था? विस्पति। ग्राम का मुखिया ग्रामणी। कुल का मुखिया कुलप। गृह का मुखिया गृहपति। तो आपके जो प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था, ग्राम का मुखिया कौन होता है? तो ग्रामण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। वैदिक कालीन समाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक कालीन समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट प्रश्न इससे ही पूछा गया है कि यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, जो यज्ञ करने वाले कौन कहलाते थे? ब्राह्मण। युद्ध करने वाले क्षत्रिय। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि क्षत्रिय का व्यवसाय क्या था? युद्ध करना।
व्यापार करने वाले को वैश्य तथा चौथा जो वर्ड था वो शूद्र था। तो इस प्रकार आपने वैदिक कालीन समाज के 4 वर्णों में बांटा गया वह देखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आश्रम व्यवस्था। ये प्रश्न भी पूछा गया है आपके में। आश्रम व्यवस्था, आर्यों के जीवन को 4 अवस्था में बांटा था। आर्यों ने क्या किया था, जो जीवन था उसको 4 अवस्थाओं में बांटा था। पहली अवस्था थी ब्रह्मचर्य, तो ये कहाँ तक थी, 25 वर्ष तक की आयु थी। और गृहस्थ 26 से 50 वर्ष तक की अवस्था, वानप्रस्थ यानी 51 से 75 वर्ष तक की अवस्था, और संन्यास 76 से 100 वर्ष तक की अवस्था। तो ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, ज्ञान। वेदों की संख्या 4 होती है। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखते हैं दोस्तों, जो ऋग्वेद के बारे में समझते हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 रचना हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। यह सावित्री को समर्पित है। जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में यह प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद के मंत्रों में किन देवताओं का वर्णन है। तो ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में इंद्र, सूर्य, मित्र, वरुण आदि का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग तांबे के अर्थ में हुआ है। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। अयस शब्द का प्रयोग तांबे के अर्थ में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद यह गद्य तथा पद्य दोनों में रचित वेद है। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है कि कौन सा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों में रचित है। तो यजुर्वेद। सामवेद देखते हैं। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। साम का अर्थ गान है। तो ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है कि साम का अर्थ क्या है। साम का अर्थ गान है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अथर्ववेद। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। तो इस प्रकार आपने चारों वेदों को समझा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वेदांगों की संख्या। ये आपके पेपर में पूछा गया वेदांगों की संख्या। तो वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से वेदांग हैं, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। नेक्स्ट देखते हैं पुराणों की संख्या। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन भारत के महाकाव्य। जो प्राचीन भारत के महाकाव्य, ये प्रश्न पूछा गया है। तो महाभारत और रामायण। और महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं और रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्राचीन महाकाव्य लिखने को आते हैं। 2 महाकाव्य पूछे गए हैं, तो महाभारत और रामायण। और महाभारत के रचयिता वेद व्यास और रामायण के रचयिता वाल्मीकि। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नोट में जातक कथा। जो जातक कथा है वो साहित्य धर्मेतर साहित्य है। ये प्रश्न पूछा गया है। ये सभी आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को वंशज कहते थे। वंशज किसे कहते थे, वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को वंशज कहते थे। गांधर्व विवाह गैर मान्यता विवाह है। गांधर्व विवाह कैसा है, गैर मान्यता विवाह है। उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक को दूत कहते थे, यानी दूत कहलाता था उत्तर वैदिक काल में संदेशवाहक। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। इनकी संख्या 108 है।
ये वेदांत हैं। वेदांत 108 हैं और तुम्हारे वेदांग आपके 6 हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोश मुंडकोश मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सप्त सैंधव। सप्त सैंधव का मतलब होता है 7 नदी। तो सप्त सैंधव नदियों के नाम आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो आप लिख सकते हैं सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। ब्रह्मवर्त, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता है। और ब्रह्मर्ष, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र ब्रह्मर्ष ब्रह्मार्ष। नेक्स्ट देखते हैं, आर्यवर्त, हिमालय के विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र आर्यवर्त कहलाता है। दक्षिणापथ, विंध्याचल पर्वत का दक्षिणी ओर का क्षेत्र। तो इस प्रकार ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आए हैं और हमने सिलेबस के अनुसार वैदिक काल का टॉपिक कराया है। एक बार इसे रिवाइज करते हैं। टॉपिक छोटा है और हमने पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया है। तो वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीति व्यवस्था, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। प्राय यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित किया है। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। मैक्स मूलन ने बताया, आर्य भारत के मध्य एशिया यानी ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। प्रशासन की इकाई, ये आर्यों की प्रशासन की इकाई है। इन्होंने प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा था: जन, विश्व, ग्राम, कुल और राष्ट्र। प्रशासन के प्रमुख या फिर कह सकते हैं प्रशासन के जो मुखिया थे वो जैसे जन का मुखिया राजा, विश्व का मुखिया विश्वपति, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, कुल का मुखिया कुलप और गृह का मुखिया गृहपति। वैदिक कालीन समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यज्ञ करने वालों को ब्राह्मण, युद्ध करने वालों को क्षत्रिय, व्यापार करने वाले को वैश्य तथा चौथा जो वर्ण था वो शूद्र था। आश्रम व्यवस्था यानी आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा था। पहला ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक की आयु, दूसरा गृहस्थ 26 से 50 वर्ष तक, तीसरा था वानप्रस्थ 51 से 75 वर्ष तक, संन्यास चौथा 76 से 100 वर्ष तक की अवस्था। वेदों का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्ति 10,462 रचना हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। यह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में इंद्र, सूर्य, मित्र, वरुण आदि का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग तांबे के अर्थ में हुआ है। यजुर्वेद यह गद्य तथा पद्य दोनों में रचित वेद है। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। साम का अर्थ गान है। अथर्ववेद यह वेद जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। वेदांगों की संख्या 6 है। पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा व्याकरण, चौथा कल्प, पांचवा निरुक्त और छठवां छंद। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य महाभारत और रामायण हैं। महाभारत के रचयिता वेदव्यास हैं और रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। जातक कथा साहित्य धर्मेतर साहित्य हैं।
वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोग को वंशज कहते थे। गांधर्व विवाह गैर मान्यता विवाह है। उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक को दूत कहते थे या दूत कहलाता था। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। इनकी संख्या 108 है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोशनिषद से लिया गया है। सप्त सैंधव को सात नदी कहते हैं, और जो सात नदी हैं वो आपकी सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनार, सतलज, सरस्वती। ब्रह्मवर्त दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। ब्रह्मर्षि गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। आर्यवर्त हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र है। दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत का दक्षिणी ओर का क्षेत्र है। तो इस प्रकार आपने वैदिक सभ्यता को पहले समझा, फिर उसका रिवीजन भी किया। हमारी कोशिश यह रहती है कि आप वीडियो देखते देखते समझ जाएं। कम टाइम में पॉइंट टू पॉइंट हम आपको पढ़ाते हैं। आपके सिलेबस और आपके जो पेपर में जो प्रश्न आए हैं उनको हम अपने टॉपिक में समायोजित करते हैं, या उनको हम अपने हाथ से बनाकर लिखते हैं, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप 95+ % बनाएं। और इसके लिए आपके पढ़ने का तरीका होना चाहिए। पहला तो आप सिलेबस को कंप्लीट करें, वो भी पॉइंट टू पॉइंट, और पुराने पेपर जितने भी हैं उन्हें हल करें। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार करेंगे। तो हम आपका सिलेबस भी कंप्लीट करा रहे हैं और पुराने पेपर भी करा रहे हैं। दो ही तरीके हैं अच्छे अंक लाने के। इसलिए वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना तो फ़र्ज आपका बनता है कि आप वीडियो को अपने विद्यालय के ग्रुपों में शेयर करें और अपने मित्रों को चैनल सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू दोस्तों।